दहेज या फिर किसी पारिवारिक झगड़े की वजह से आपने बहुओं को जलाए जाने की खबरें देखी सुनी जरूर होंगी, लेकिन गायत्री जी तो उम्र के उस दौर में थी जहां वो एक बेटी, पत्नी, बहू और सास का दायित्व निभाते हुए अब दादी बन चुकी थी। तो फिर 50 वर्षीय गायत्री जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतनी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई? गायत्री जी अपने छोटे बेटे दीपक, बहू अदिति और पोते सोनू के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा रमेश और बहू मधु उनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन हर रविवार वो उनसे मिलने जरूर आया करते थे। गायत्री जी के पति का 10 साल पहले देहांत हो चुका था। ये सोचकर सभी हैरान थे कि गायत्री जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उनकी जान ही ले ली। क्या था राज इस पूरे घटनाक्रम का, ये जानने के लिए देखते हैं बीते कुछ हफ्तों की घटनाएं। बाएं पाँव आगे रखेंगे और दाएं पाँव स्ट्रेट रखेंगे और टेप धीरे धीरे नीचे सीधा रखिए और दोनों हाथ सांस को बंद करते हुए ऊपर लेके आना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। थोड़ा सा डीप जाइए और नीचे जाइए। पीछे का पाँव सीधा रहना चाहिए, सीधा रहिए और सांस को अंदर लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथ नीचे। गायत्री जी, आपको ज्वाइन किए काफी समय हो गया, फिर भी आपके आसन थोड़े, कभी कभी घर पे भी अभ्यास किया करो। वो क्या है ना दिनेश जी, घर में इतना सारा काम होता है, फुर्सत कहाँ मिलती है। फुर्सत की आपने अच्छी कही। हम हिंदुस्तानियों को कभी फुर्सत मिलती ही नहीं। बस जब श्वास डगमगाने लगते हैं तब कॉन्शियस हो जाते हैं। डाइटिंग, योगा। गायत्री जी, आप पकोड़े खाएंगे? पकोड़े? अभी अभी आप स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट पकोड़े? ओहो, आप भी बच्चों वाली बात शुरू कर दी। मतलब मेरे बच्चों वाली बात। घर पे लेक्चर देकर ये सब खाने नहीं देते, तभी हमें बाहर खाना पड़ता है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए ब्रेड पकोड़े बना लूंगी, कल लेके आऊंगी। आप हमारे लिए? हाँ, इतना हैरान होने की कोई बात नहीं, मेरे लिए बहुत ही मामूली चीज है ये। तो थैंक यू वेरी मच जी। चलिए जी। तो कल पक्का? बिल्कुल। बस आज। और कल भी नहीं, कल मैं लेके आने वाली हूँ। अरे वाह, आज पकौड़े। लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि हमें कम तेल का और कम मसालों का खाना खाना चाहिए। फिर ये पकौड़े और हरी मिर्च की चटनी। बहू, सूरज सर पे चढ़ आया है, ये कोई वक्त है बेडरूम से बाहर आने का? मैंने कितनी बार कहा है, घर की लक्ष्मी को जल्दी उठना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, चौका बर्तन में हाथ बटाना चाहिए, कहा था ना? सॉरी माँ, कल से ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है। जाएगा ना घूमने? माँ, हाँ आपको तो पता ना सोनू की स्कूल में छुट्टी है। हाँ हाँ पता है। तो मैंने आप दोनों के लिए एक प्लान बनाया है। आप सोनू को गार्डन घुमाने ले जाना, फिर मॉल। सोनू का भी मन बहल जाएगा, क्योंकि आज अदिति का अपनी फ्रेंड मानसी के साथ शॉपिंग का प्लान जो है, तो सोनू को। एक मिनट बेटा, मैं सोनू की हमेशा देखभाल करती हूँ और करती रहूंगी, लेकिन अदिति माँ है उसकी, कम से कम छुट्टी के दिन तो अपने बेटे के साथ उसे रहना चाहिए। सोनू को भी अच्छा लगेगा, है ना सोनू? हाँ दादी, माँ कभी मेरे साथ कभी खेलती ही नहीं। तो आज मम्मी पापा दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? क्या है ना, आज छुट्टी है तुम लोगों की, तो मैंने मेरे लिए प्लान बना के रखा है। मैं पहले योगा क्लास जाऊंगी और फिर चाय पकौड़ी दिनेश जी के साथ। दिनेश जी? अरे हाँ, दिनेश जी मेरे एक फ्रेंड है योगा क्लास के, दिनेश सक्सेना करके। उन्हें ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है, इसलिए तो बनाए हैं। उसके बाद मैं सुधा के घर जाऊंगी। सुधा तो तुम्हें पता है ना, बहुत दिनों से मुझे बुला रही है, वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो आज उनके घर जाऊंगी और खाना खा के वापस आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, ब्रेड पकौड़े बना के रखे हैं, तुम दोनों भी खा लेना। एंजॉय बेटा। हाँ, बाय बाय। अंजलि बेटा। हाँ जी पापा जी। आज हमारे लिए नाश्ता मत बना। पापा जी,
देखो अब नाश्ता नहीं करोगे ना तो कमजोरी महसूस होगी आपको। अरे कुछ नहीं होगा, आज एक दोस्त कुछ स्पेशल बना कर ला रही है योगा क्लासेस में। ओहो, क्या बात है। जो भी हो डैड, 10 बजे तक घर आ जाइएगा, बहुत जरूरी कोरियर आने वाला है। बेटा अगर कुरियर आने वाला है ना तो फिर तुम या अंजलि ऑफिस देर से चले जाओ, हमारे सर पर ये चौकीदारी वाला काम मत डालो। डैड आज ही की तो बात है, मैनेज कर लो ना। बेटा अगर कुरियर वाला आकर चला भी गया तो स्लिप छोड़ जाएगा, मैं तुम्हें फोन पे नंबर बता दूंगा, तो शाम को आते समय उनके दफ्तर से ले आओ। ओके? अरे पापा चाय तो पी के जाओ। बिफोर योगा नो चाय। आहा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। चलो, खुशबू तो अच्छी लगी, अब देखते हैं पकोड़ा पसंद आता है कि नहीं। वाह क्या स्वाद है, सालों बाद इतना स्वाद महसूस किया, वेरी गुड। लेकिन हिसाब से खाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आपके बहू बेटे नाराज हो जाएंगे। अरे ये भी ना तो उनका उपदेश सुन लेंगे, बात की बात बाद में, अब हमें खाने दीजिए, रोकिएगा मत। गायत्री जी, हाँ। आपके पति बड़े भाग्यशाली थे कि उनको इतना स्वादिष्ट खाना पकाने वाली बीवी जो मिली। अरे क्या कर रहे हैं आप, ये लीजिए पानी पीजिए आप। धीरे से, धीरे से, थैंक यू। आराम से खाइए, पकौड़े की भागे नहीं जा रहे। क्या करूं, नीयत खराब हो गई थी। गायत्री जी बात बताऊं? हाँ जी बताइए। घर पे बेटा बहू दोनों हैं, मगर किसी को फुर्सत नहीं कि हमारे साथ थोड़ी देर बात कर। आपके साथ घंटा आधा घंटा बात कर लेता हूँ, पूरा दिन मन पसंद हो जाता है। आप भी ना। नहीं सच में, आपके साथ बात करना जैसे जैसे कि पकोड़े पे चटनी। अगर किसी उम्र में इंसान को एक साथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है उसकी वृद्धावस्था, जब आपके बच्चों के पास भी आपके लिए समय नहीं होता। ऐसे में अगर पति या पत्नी में से किसी एक की भी मृत्यु हो जाए तो फिर इंसान को उसका अकेलापन खाने को दौड़ता है। कहते हैं बुढ़ापे और बचपन में कोई फर्क नहीं होता, एक बुजुर्ग भी छोटे बच्चे की तरह ही हो जाता है, उन्हें भी उतनी ही देखभाल और प्यार की जरूरत होती है जितने की एक छोटे बच्चे को। वो बुजुर्ग जिन्होंने हमें हर वक्त सहारा दिया, जब उन्हें सहारे की जरूरत होती है तो हम उनके पास नहीं होते हैं। अब अगर ऐसे में उन्हें अपना कोई हमउम्र साथी मिल जाए तो उनके लिए जिंदगी जीना थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जवान बच्चे बुजुर्गों के पास तभी आते हैं जब उन्हें अपने फायदे की बात करनी, वो किसी ना किसी बहाने उनकी जमा पूंजी हड़पने की कोशिश करते रहते हैं। तुम्हारे बाबूजी को जो पेंशन के पैसे जमा होते हैं ना बैंक में, वो अब 1 लाख के ऊपर हो चुके हैं, तो सोच रही हूँ एक एफडी बना लेती हूँ, है ना। माँ मुझे लगता है आपके पेंशन के पैसे एफडी में डालने के बजाय आप अगर कमेटी में डाले तो ज्यादा मुनाफा होगा। अच्छा, क्योंकि मेरे 10-12 दोस्त मिलकर कमेटी में डाल रहे हैं, अगर आप चाहे तो आपको भी मेंबर बना सकता हूँ। हाँ, एक्चुअली ये सब सेफ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। अच्छा पर माँ कमेटी। ठीक है, एक बार शेयर मार्केट में डाल के तो देखते हैं, तो कल पैसे दे देती हूँ तुम्हें। ठीक है। तू खाएगा गुलाब जाम? अरे खा ले, तेरे लिए तो बनाए हैं। चलो आ खा ही नहीं रहे, देखो। पैसे चाहे आप कमेटी में डाले या शेयर मार्केट में, दोनों ही रिस्की है। अच्छा, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए या तो बैंक का एफडी या म्यूचुअल फंड, यही से। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं। उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? बहुत सिंपल है, बस एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट? आप ना आपका मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए। वो क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजों की सलाह लेने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता है। लाइए हम एंटर कर देते हैं।
पैसे चाहे शेयर मार्केट में लगाओ या कमेटी में, दोनों रिस्की। तो मैं तो म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहती हूँ। दीपक तुम एक काम करो, मेरा डीमैट अकाउंट खुलवा दो। माँ आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं? वो मैंने बताया नहीं था, वो मेरे फ्रेंड है योगा क्लास में दिनेश जी करके, उन्होंने सलाह दी है मुझे। माँ, आप अपने बच्चों पर भरोसा ना करके किसी बाहर वाले की बात मान रही है। अरे हाँ माँ, आप पैसों के मामले में औरों का यकीन कैसे कर सकती हैं? अगर आपके पैसे डूब गए तो? अरे नहीं नहीं, वो ऐसे वैसे नहीं है, भले इंसान है। पूरी उम्र उन्होंने बैंक में बिताई है, लाभ हानि के बारे में तुम दोनों से वो बेहतर जानते हैं। हाँ, जब आप बुढ़ापे में अकेले होते हैं तो कई बार आपके अपने भी अपने स्वार्थ के लिए आपको सही सलाह नहीं देते हैं। ऐसे में सावधान और जागरूक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनना बड़ा जरूरी है, ताकि आप किसी भी बात के लिए दूसरों पर आश्रित रहें ही ना। गायत्री जी के बच्चों को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि गायत्री जी पैसों के मामले में किसी और से सलाह मशवरा करती है। क्या योगा क्लास के अपने साथी दिनेश जी के साथ दोस्ती आने वाले दिनों में गायत्री जी के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली थी? बहरहाल आने वाले इस खतरे से अनजान गायत्री जी अपने जीवन के कुछ सुखद पलों को जी रही थी। 3 बज रहे हैं, कहाँ रह गई होंगी माँ जी? अभी तक आई क्यों नहीं? बेटा आप ना ये वाला करो, हाँ मम्मा को एक फोन करना है। हाँ आदित्य। दीपक 3 बज गए हैं और माँ जी आई नहीं अभी तक योगा क्लास से। अरे तो उन्हें फोन करके पूछ लो ना। फोन किया था मैंने, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आदित्य योगा क्लासेस में फोन कर लो। बाबा पूछ चुकी हूँ, वहाँ से तो वो 10 बजे ही निकल गई थी। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ओके। पर रमेश भैया से पूछ लेती हूँ, शायद वहाँ गई हूँ। हेलो रमेश भैया, माँ जी क्या आपके यहाँ आई हुई हैं? नहीं तो माँ यहाँ नहीं आई है। पता नहीं कहाँ चली गई हैं, और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग भी वहां पहुंचते हैं। हाँ जी तब तक तुम लोग आस पड़ोस लोगों से पूछताछ कर लो। ठीक है। आंटी जी क्या आपने मेरी माँ को देखा? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन क्या हुआ? कहकर गई थी कि बाजार जा रही हूँ, अब तक घर लौटी नहीं। दीपक बेटा, गायत्री जी को 2 दिन पहले मैंने गार्डन में एक बुजुर्ग आदमी के साथ बातें करते हुए देखा था। और हाँ, एक बात और याद आई, एक दिन तो दोनों को मैंने मार्केट में साथ साथ पानी पूरी खाते हुए देखा। हो सकता है कि उन्हीं के साथ चली गई हूँ। क्या आप बता सकती हो आदमी कौन है? नहीं, मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, लेकिन तू पता करो ना बेटा, आज का जमाना बहुत खराब है। अच्छा चलते हैं। हेलो बेटा, हम दिनेश बोल रहे हैं। गायत्री जी यानी तुम्हारी माँ हमारे साथ योगा सीखती है। दरअसल कमजोरी की वजह से तुम्हारी माँ को चक्कर आ गया है। कहाँ है मेरी माँ? हम उन्हें अस्पताल ले आए थे। घबराओ मत, वो अब ठीक है। हम बस अस्पताल से निकल ही रहे हैं, थोड़ी देर में घर ले आएंगे। ओके?
माँ कहाँ थी अब तक? कम से कम एक फोन तो कर देती हमें। बेटा, ये बेहोश थी और फोन इनके हाथ से छूटकर गिर गया था, स्विच ऑफ हो गया था। जब इनको होश आया तो मैंने इनसे तुम्हारा नंबर लेकर फोन तो कर दिया था ना। माँ, कम से कम बता कर तो जाना चाहिए था आप कहाँ जा रही है। आपको अंदाजा भी है हम कितने परेशान हो गए थे। बेटे, अपने माँ से इतने सवाल मत करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं। आज हमने पार्टी दी थी योगा क्लास के सारे बुजुर्गों के लिए और हमने जिद की इनसे आने के लिए, वरना ये तो मना कर रही। माँ, आप चलिए यहाँ से। आइए माँ। हाँ ठीक है, वो चलिए, आप देख लें। माँ आप चलिए आइए। अरे ये इनका फोन। आपको अंदाजा भी है क्या हो रहा है? आपको हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है ना? लोग क्या क्या बोल रहे हैं आपके बारे में आपको पता है? हाँ माँ, विमला आंटी पूरे मोहल्ले के सामने कह रही थी कि आप उस आदमी के साथ घूमती है। क्या है ये सब? क्या खिचड़ी पका रही है उस बुड्ढे के साथ? अपनी माँ के साथ किस भाषा में बात कर रहे हो? माँ, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। बस इस विषय में तुमसे शिक्षा लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सही क्या है, गलत क्या है, ये भगवान जानता है। उस बिमला की बात सुन के तुम अपनी माँ को खरी खोटी सुना रहे हो। माँ, आपको खरी लगे या खोटी, पर ये अच्छी बात नहीं है। और आज के बाद से आप उस आदमी से नहीं मिलेंगी, बस। ठीक है, मैं नहीं मिलूंगी, मैं योगा क्लास भी नहीं जाऊंगी। बस इस विषय में मुझे तुमसे चर्चा नहीं करनी है। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। लेकिन बेटा, फोन करके बताया तो था। मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वही मैंने आपसे कहा ना कि मैंने शहर के सबसे बड़े इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था। अब तो होना चाहिए था यहाँ पर। मुझे बाथरूम बनवाना फिर से। लेकिन आप क्यों होंगे घर पे? आपको बाहर घूमने फिरने से फुर्सत मिलेगी तब होंगे ना घर पे। क्यों ना घूमूं? मेरी उम्र हो गई तो क्या जीना छोड़ दूं? सही बोला था मेरे दोस्त कि आप उस बुढ़िया के साथ बाहर घुल मिल रहे हो। मैं ही पागल था जो विश्वास नहीं किया। अपनी आंखों से जब देखा ना इनको, शर्म से आंखें झुक गई थी मेरी। आज भी आप उस बुढ़िया के साथ रासलीला मना रहे होंगे बाहर। खबरदार जो ऐसे जबान में बात की तो तेरा बाप हूं मैं। अरे तुझे तो फुर्सत नहीं है मुझसे बात करने की। अगर गायत्री जी के साथ मैंने बात करके अपने विचार बांट लिए तो उसे गलत नजर से देखता है। आज के बाद ऐसी गंदी जबान में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरा ये भी कोई तरीका होता है अपने पापा से बात करने का? गुड मॉर्निंग बेटा। जी यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि गायत्री जी का हालचाल पूछता चलूं। जी, वो ठीक है अभी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो गायत्री जी अरे आप? कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक। आराम से बैठिए बैठिए। सोचा आपके हालचाल पूछ लूं। अब ठीक हो? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। योगा क्लास में कब से आ रही हैं? हाँ, वो मैंने सोच लिया कि अब इस उम्र में योगा वगैरह सीख के क्या करेंगे। तो वैसे तो घर की भी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, तो बस जितना सीख लिया है उसका अभ्यास कर लेंगे घर में। अच्छा, तो कर्फ्यू लग गया आप पे घर वालों की तरफ से? वो पुट्ठा आया है माँ जी से मिलने। गायत्री जी,
आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? आप मां हैं इनकी, इनका कोई हक नहीं बनता कि आप पर ऐसे जोर डाले। अरे आखिर गलत क्या किया है हमने? बड़ी मुश्किल से इस उम्र में कोई साथी मिलता है जिससे हम बात कर सके, जिसके साथ हमारे विचार मिलते हो। अब मेरी समझ में नहीं आता कि इससे किसी को क्यों और क्या दिक्कत हो सकती है। अरे भाई, हम इस उम्र में थोड़ी ना शादी या अफेयर करने जा रहे हैं। हाँ, आपकी बात सही है दिनेश जी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो या दुख हो। बस अब जितनी जिंदगी बची है उनके साथ और उनकी मर्जी के अनुसार जीना चाहती हूँ। कई बार बच्चे अपने बड़ों के दिल की बात पूरी तरह जाने बगैर उन्हें दुख देने का कारण बन जाते हैं। गायत्री जी के साथ भी यही हो रहा था। उनकी तबीयत की परवाह किए बगैर उनके बहू बेटे उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। अपने बच्चों के इस दोहरे रवैये से गायत्री जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उनकी खुशी के लिए उन्होंने अपनी आजादी को ताक पर रख दिया। बच्चों ने अपनी ही मां के चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें अपने ही घर में कैद होने को मजबूर कर दिया। हेलो गायत्री जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं गिरधर जी? हम सब भी ठीक हैं, पर वो दिनेश जी को हाई बीपी की वजह से 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अब कैसे है उनकी तबीयत? अब तो वो ठीक है, घर पे ही हैं, पर वो आपको याद कर रहे थे। मैंने आपको फोन इसलिए किया कि हम लोग तो उनसे मिल आए, अगर आप भी उनका हालचाल पूछ लेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी मैं देखती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? जब पता है तो क्यों पूछ रहे हैं? आप उससे मिलने नहीं जाओ। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? आप लोगों से बेहतर समझ है मुझ में। माँ हूं तुम्हारी, अपनी कोख से जना है तुम्हें। अपने जीवन में ना मैंने कोई गलत काम किया है, ना करूंगी। अगर तुम में से किसी को भी मुझसे कोई भी आपत्ति हो या लगता हो कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूं, तो वो आज ही ये घर छोड़कर जा सकता है, क्योंकि ये घर मैंने और मेरे पति ने अपनी मेहनत से खड़ा किया। तो अगर इस घर में रहना है तो मेरी खुशी का, मेरी मर्जी का थोड़ा सा तो ख्याल रखना ही होगा। अगर नहीं रख सकते हो तो मेरे आने से पहले ये घर छोड़ के जा सकते हो। जी, मैं गायत्री। पता चला था कि दिनेश जी की तबीयत खराब है, वो हाई बीपी की वजह से हॉस्पिटलाइज थे, तो मैंने सोचा कि एक बार हालचाल पूछने आ जाऊं। तो जी जी अंदर आइए, प्लीज प्लीज कम, यहाँ पे आइए। बाबूजी। अरे गायत्री जी, बैठिए आप बैठिए बैठिए बैठिए। इनके लिए कुछ नाश्ता पानी ले आओ। जरूर जरूर, आप बैठिए। आइए आइए। बाद में बात करता हूँ। अंजलि, बस सब ठीक है। ये वही औरत है जो पापा के साथ बाहर घूमती फिरती है।
मुझे पता है ये किसी ना किसी तनाव का परिणाम है। आई डोंट नो। ये वही औरत है, ये हमारे घर पे क्या कर रही है? चिराग रिलैक्स, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए है। तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। देखिए, मेरे पिता की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? बेटा, ये हमारी हालचाल पूछने हैं। पिताजी, आप नहीं जानते, पैसों के लिए अमीर आदमियों को फांसना पेशा होता है ऐसी औरतों का। बदतमीज, ये तरीका होता है बड़ों से बात करने का? चल माफी मांग इनसे। पिताजी, मैं माफी मांगूंगा इनसे? इनको घर से बाहर निकालने के लिए आया हूं मैं। चलिए बाहर निकलिए, चलिए निकलिए बाहर, चलिए। गायत्री जी रुकिए। तू क्या कौन है हमारे मेहमान के साथ बेइज्जती करने वाला? ये हमारा घर है। तो खुश हैं आप? खुश हैं आप? पिताजी ने अपने बेटे पे हाथ उठा दिया आपकी वजह से। अब तो ठंडक मिल गई आपको। गायत्री जी रुकिए। जाओ और अभी का अभी माफी मांगो उनसे। बाबूजी, इतना मत गुस्सा करिए, प्लीज बैठिए। तबीयत खराब है। बाबूजी प्लीज गुस्सा मत। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? ठीक हो बाबूजी? पिताजी, आप नहीं जानते, पैसों के लिए अमीर आदमियों को फांसना पेशा होता है ऐसी औरतों का। इनको घर से बाहर निकालने के लिए आया हूं मैं। चलिए बाहर निकलिए, चलिए बाहर चलिए। तू क्या कौन है हमारे मेहमान के साथ बेइज्जती करने वाला? ये हमारा घर है। पिताजी ने अपने बेटे पे हाथ उठा दिया आपकी वजह से। अब तो ठंडक मिल गई आपको। मालती, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और वर्मा को कहना रिपोर्ट शाम तक चाहिए। पूरे कमरे में पेट्रोल की बदबू है। जी सर, ऐसा लगता है गायत्री जी को मारने के लिए हत्यारे ने पेट्रोल का यूज किया है। जूतों के निशान? जी सर। बाहर से आ रहे। कोई तो था कल रात यहाँ पे। लगता तो ऐसा ही है सर। आप लोगों को किसी पे शक है?
शक? हाँ, शुरुआती जांच से ऐसा लगता तो नहीं कि उन्होंने आत्महत्या की है, उनकी हत्या की गई। कौन हो सकता है? वही तो होगा जिसे आपकी माँ की जिंदगी से परेशानी होगी। आप लोगों का घर में आपस में कोई झगड़ा या किसी रिश्तेदार से झगड़ा? नहीं सर, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। अच्छा ये बताइए, आपकी माताजी घर ही पर रहती थी या उनका कहीं आना जाना था? एक हफ्ते पहले तक रोज सुबह योगा क्लास के लिए जाया करती थी। योगा क्लास? गायत्री जी आप लोगों के साथ में योगा सीखती थी। कल रात आग से झुलसने से उनकी मौत हो गई। हालात ये बताते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन हमें ये लगता है कि उनकी हत्या की गई है। इसलिए हम आप लोगों से पूछताछ करने के लिए आए हैं। सर आप सही कहते हैं इंस्पेक्टर, गायत्री जी की हत्या ही हुई है। मतलब? गायत्री जी की हत्या ही हुई है और ये काम मेरे बेटे चिराग ने किया। आपके बेटे ने? आप अपने बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? कल गायत्री जी हमें मिलने आई थी। उस वक्त मेरे बेटे ने उनसे बहुत बुरा भला कह दिया। उनके जाने के बाद मैंने चिराग को बात सुनाया और घर से बाहर निकल जाने तक कह दिया था। था कौन है हमारे मेहमान के साथ बेइज्जती करने वाला? ये हमारा घर है। कल रात चिराग बहुत देर तक घर से बाहर था और जब आया तो बहुत नशे में था। डैड, वो बुढ़िया हमारे बीच कभी नहीं आएगी। डैड, बुढ़िया नहीं आएगी बाप बेटे के बीच में। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। गायत्री जी जैसे पाक साफ लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं इंस्पेक्टर, और इसीलिए जिसने भी उनकी हत्या की है उसे बड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो। एक सामाजिक संस्था द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार हर 8 में से एक बुजुर्ग ने माना कि किसी को उनकी कोई परवाह नहीं है, और हर 13 में से एक बुजुर्ग का कहना था कि वो अपने ही घर में कैद होकर रह गए। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या साल दर साल तेजी से बढ़ रही है। सन 2010 के मुकाबले 2011 में ऐसे अपराधों में 12% से ज्यादा की वृद्धि हुई। फॉरेंसिक जांच से यह तो साबित हो गया था कि गायत्री जी को पेट्रोल डालकर जलाया गया था, लेकिन उनका हत्यारा कौन था, इसे लेकर पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे, और हत्यारे के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही थी। जिस बेरहमी के साथ गायत्री जी को जिंदा जलाया गया था, उससे यह तो साफ था कि हत्यारा उनके लिए अपने मन में गहरी नफरत पाले हुए था। गायत्री जी की मौत के साथ दिनेश जी ने एक ऐसा साथी भी खो दिया जिसने उनका अकेलापन दूर किया था, उन्हें फिर से जिंदा होने का एहसास दिलवाया था। और अब दिनेश जी की जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया था, गायत्री जी के हत्यारे का पता लगाना और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। सर मैं मानता हूँ कि मैं उन पर गुस्सा था सर, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत है सर। जिस रात उनका खून हुआ मैं अपने दोस्तों के साथ था सर, आगरा हाईवे पे उनके साथ शराब पी रहा था सर। आप चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हमें जिससे पूछताछ करनी होगी हम कर लेंगे, तब तक तो वाला चल। सर प्लीज आप बेकार में शक कर रहे हैं सर। मेरे पास उसके बेटे को फोन पे धमकी दी थी सर, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने नहीं मारा सर। तूने उनके बेटे को फोन पे धमकी दी? हाँ सर, लेकिन मैंने बस उसके बेटे को फोन पे धमकी दी थी सर। तेरे पास उसका नंबर कैसे है? बता, क्या पूछ रहे हैं पापा? वो गायत्री जी के जाने के बाद मैंने आपके फोन से निकाल लिया था। जिस रात गायत्री जी की मौत हुई उस रात दिनेश जी के बेटे ने फोन किया था तुम्हें? हाँ सर, आया था सर, पर बात क्या है?
क्या कहा था उसने? उसने माँ के बारे में बहुत बुरा कहा था, इसलिए मैंने फोन काट दिया। जब हमने तेरे से पूछा कि तुझे किसी के ऊपर शक है, तब तूने इस फोन कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? सर मैंने बड़े भैया को बताया था। बड़े भैया को बता दिया? जी, उन्होंने कहा किसी को बोलना मत, माँ की इज्जत का सवाल था ना सर। जिस वक्त तुम्हारी माँ की मौत हुई और जिस वक्त ये फोन कॉल आया, उसके दरमियान तुम्हारा भाई आया था तुम्हारे से मिलने के लिए? उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, पर वो आए नहीं। पक्का? पक्का सर। ठीक से याद करके बता। पक्का सर। सुनीता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी सर। दिनेश जी को शक है अपने बेटे के ऊपर, और उनका बेटा कहता है कि मैंने सिर्फ गलती की। सोनू, ये क्या कर रहे हैं आप सोनू? अपने बाइक के लिए पेट्रोल निकाल रहा हूँ। किसने सिखा आपको ये सब? ताऊजी ने। वो भी इसी तरह से निकाल रहे थे। ये अच्छी चीज नहीं, बताया नहीं आपका? हाँ? सोनू बेटा, कब देखा था आपने ताऊ जी को पेट्रोल निकालते हुए? जिस रात दादी घर की तब। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ना, मैंने बाइक से पेट्रोल नहीं निकाला। तो तूने बाइक से पेट्रोल नहीं निकाला? हाँ? देख बच्चे, वो जो तेरा भतीजा है ना, उसने हमें सब कुछ बता दिया है कि तूने बाइक से पेट्रोल कैसे निकाला। और बच्चे झूठ नहीं बोलते। चल बता, सच क्या है? ए, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या पूछ रहे हैं साहब? क्यों मारा तूने अपनी माँ को? तो नहीं बताएगा कौशिक, ये ऐसे नहीं बताएगा। इसको उल्टा लटकाने का इंतजाम करो। सर। बताएगा? हाँ सर, बता दो। चल बोल। सर, उस रात दीपक ने फोन करके बताया कि माँ फिर से उस दिनेश जी से मिलने गई और इनका बेटा फोन पे माँ के बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा था। कोई अनजान आदमी तुम्हारी माँ के बारे में गलत सलत बोलेगा तो तुम उस पर गुस्सा उतारने की बजाय अपनी माँ के ऊपर गुस्सा उतारोगे? क्या गलती थी उसकी? सर, हमारे लाख मना करने के भी बाद माँ इनसे जाके मिली और हमारी काफी बदनामी हो चुकी थी माँ की वजह से। मुझे लगा माँ ऐसे मानेगी नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और गुस्से में आके मैं घर गया, बाइक से पेट्रोल निकाला। खिड़की के पास जाकर वो पेट्रोल की थैली मां पे फेंक दी। मां, तूने हमारी बहुत बदनामी करा ली है, लेकिन अब बस। मैंने दीपक को इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था वो मेरा साथ नहीं देगा। सिर्फ झूठे शक और गंदी सोच की वजह से तूने उस औरत को मार दिया जिसने तुझे जन्म दिया। तुझे जरा सी भी चोट लगती होगी ना तो तेरी मां को उसका दर्द लगता होगा, और ऐसी औरत को तूने उसे इतनी तकलीफदायक मौत दी। तेरे जैसे बेटे से तो इंसान बेऔलाद रहे बेहतर है।
कानपुर सेशंस कोर्ट में चले इस मुकदमे में गायत्री जी के बड़े बेटे रमेश को हत्या का दोषी पाया गया और उसे आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। इस हत्याकांड के खुलासे ने पूरे कानपुर शहर को चौंका कर रख दिया। एक ही सवाल सबके जहन में था कि कोई बेटा खुद को जन्म देने वाली मां की हत्या कैसे कर सकता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी का अध्ययन करने वालों के लिए यह विषय हमेशा से गहन चर्चा का विषय रहा है, लेकिन कटु सत्य तो यह है कि ऐसा पहले भी न जाने कितनी बार हुआ है, आज भी हो रहा है और शायद निकट भविष्य में भी होता रहेगा। एक मां और बच्चे के रिश्ते का यह कड़वा पहलू वाकई विचलित कर देने वाला है। एक मां अपने बच्चे के लिए प्रसव पीड़ा से लेकर उसे बड़ा करके सभ्य समाज का हिस्सा बनाने के लिए न जाने कितनी तकलीफें सहती है, न जाने कितने त्याग करती है, तब जाकर उस बच्चे का वजूद होता है। लेकिन अगर कोई बेटा सिर्फ अपनी झूठी शान और घटिया सोच के लिए इस बलिदान को दरकिनार करके मां की जान ही ले ले, तो फिर वो बेटा क्या, इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। खुद को इतना ना गिरा ले कि आपकी घिनौनी मनोदशा देखकर दूसरों को सिर्फ आप पर रोष ही नहीं, दया भी आने लगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे इंसान बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।